अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान में रिसेंटली जो पॉलिटिकल टेम्परेचर हमने बढ़ता हुआ देखा है, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन के हवाले से मुतालबा था वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ 9 मई के अंदर जो उनके लोगों के ऊपर इल्ज़ामात थे उस पर उनसे माफ़ी की बात भी की जा रही थी। आज इस माफ़ी का तज़करा हमने सुना है और एक्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से मशरूत माफ़ी का ऐलान किया गया। उन्होंने ये कहा कि अगर फुटेजेस दिखाई जाएं, सबूत दिखाए जाएं तो माफ़ी भी मांगी जाएगी और उन लोगों को पार्टी से भी निकाल कर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो इससे सवाल ये पैदा होता है कि आया बर्फ़ पिघलने का आगाज़ हो चुका है? क्योंकि अगर ये सॉफ्ट सांस है तहरीक इंसाफ का जो वो शो करना चाह रही है और 9 मई के अंदर जो लोग मुलव्विस थे उनके हवाले से वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक्नॉलेज करने को तैयार हैं, तो इसका जवाब क्या आएगा ये भी इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था 12 जुलाई का, उसके रिस्पांस में जो कानून साजी की गई इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से, वो अब सेनेट से भी मंजूर हो चुकी है। और इसके बाद एक आर्ग्यूमेंट ये डेवलप हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगर आ भी जाता है, तफसीली फ़ैसले में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि तहरीक इंसाफ डिज़र्व करती है इन सीट्स को, उसके बावजूद हुकूमत के पास एक और ऑप्शन खुल चुका है कि उस रास्ते को बंद कर सके। तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने चली गई 184(3) की दरख्वास्त लेकर। वहाँ से भी उनको उम्मीद है कि हुकूमत की इस कानून साजी को रोका जाए। तो देखना ये है कि आगे बढ़ के ये स्पेस और ये जो नया स्टेक है ये किस जानिब जाता है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। बताइएगा, मशरूत माफ़ी का ऐलान कर दिया है खान साहब ने, कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि पहले से एक कन्फ्रंटेशन का माहौल था। वैसे तो इससे पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होना चाहिए आइडियली, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुछ लोग ऐसे मुलव्विस पाए गए, फुटेजेस देखी, तो हम उनको पार्टी से भी निकाल देंगे। लेकिन मेरे साथ भी मिसट्रीटमेंट हुआ है। हाउ डू यू सी द सिचुएशन? देखिए, खान साहब तो कोशिश कर रहे हैं टेम्परेचर नीचे लाने की, और कई दिनों से उनके बयानात जो हैं वो आए हैं जिसमें उन्होंने टेम्परेचर नीचे लाने की बात कही है, एंगेजमेंट की बात कही है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर देता हूँ, आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। दूसरी तरफ से जितना आई वुड से कि एक होना चाहिए उतना नज़र नहीं आ रहा। ये तो मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि 2 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं ISPR की आखिरी, उनमें यकीनी तौर के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात नहीं की, जो मैं समझता हूँ एक मुस्बत बात। लेकिन आज फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी जो है वो इस ज़मन में आया है। तो देखिए, पाकिस्तान का सलूशन तो और कोई नहीं है। आपको इमरान खान को पॉलिटिकल जो चेस गेम है उसमें उनकी इंक्लूजन के बगैर पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ी जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो इमरान खान के साथ है, और इमरान खान पाकिस्तान में अवाम के मुक़्तदर आला होने की अलामत है। लिहाजा उनको आप माइनस करके तो नहीं चल सकते। मेरा ये ख्याल है कि जो खान साहब की एक पूरी कोशिश है टेम्परेचर नीचे लाने की और एक बातचीत का अमल शुरू करने की, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों एस्टैब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी, दोनों को चाहिए कि इसको वेलकम करें और इस माहौल को बेहतर बनाए ताकि बातचीत कुछ हो सके। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो कर रही है, जो एक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाज आराई कर रही है, अमेंडमेंट्स ला रही है, और अब तो सुना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाने की तैयारी में है, उससे माहौल पे और तल्ख हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि अगले 2-3 दिन में फवाद साहब उस पे मैं आता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अगर इसी इन द सेम ब्रेथ खान साहब ये भी कह देते हैं कि अगर पावरफुल क्वार्टर्स ने हमसे माफ़ी का मुतालबा किया है और वो बात नहीं करना चाहते तो ना करें। अब इशू ये है कि एक बयान अगर सॉफ्ट स्टांस पर बेस्ड होता है तो दूसरा रेडिकल होता है, और समझ नहीं आती कि फिर पार्टी का कलेक्टिव बयानिया क्या है। तो कन्फ्रंट करना है या फिर नेगोशिएट करना है, इसमें क्लैरिटी भी तो होनी चाहिए ना सर। लेकिन मुजम्मल पे ब्लैक एंड व्हाइट तो पॉलिटिक्स होती नहीं ना, पॉलिटिक्स तो ग्रे में होती है। इतना ब्लैक एंड व्हाइट हो चीजें तो फिर तो क्या कहने, फिर तो बड़ी आसानियां हो जाए। पॉलिटिक्स वैसे ही ग्रे में होती है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो है ही ग्रे। तो ये कहना कि वो एक ये करते हैं दूसरा वो करते हैं, तो दूसरी तरफ से भी तो यही हो रहा है। मुसद्दिक मलिक एक बात करते हैं, राना सनाउल्लाह दूसरी बात करते हैं, इरफान सदीकी आके बिल्कुल दूसरी बात कर देते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी जो है वो हमें इसी तरह के इशारे मिलते हैं। ये तो दोनों तरफ की क्लैरिटी होती जाएगी तो होती जाएगी। बट अगर आप मुस्बत चीज देखना चाहते हैं
तो मेरे ख्याल में ये है कि पहले इस तरह का ग्रे में भी हम नहीं खेल रहे थे, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में ही एक दूसरे के खिलाफ चल रहे थे। बिल्कुल। अब थोड़ी सी गेम ग्रे में आना शुरू हुई है, जो मेरे ख्याल में तो मुस्बत है। आप देखते हैं तो अनकंडीशनल अपॉलजी भी हो सकती है। ये अपॉलजी तो तलखी का इजहार है ना, वो डिमांड तो उसी की है ना, क्या करें। अपॉलजी क्या है? नहीं, वो बदल जाएगी, तलखियां कम होंगी तो वो नीचे आ जाएगी। तलखी क्या होती है? ये अपॉलजी क्या है? मतलब आप 9 मई हो गया और 8 फरवरी पे फिर कौन माफी मांगेगा? तो ये देखिए ना, इशू ये है कि ये तो ऐसे तलखियों का इजहार है। तो मेरे ख्याल में जो आगे चीजें बेहतर अगर होती जाएंगी तो इस तरह की डिमांड्स में भी एक नरमी आती है। अच्छा, इलेक्शन तरमीमी एक्ट पे आ जाते हैं। आपने उस पर बात भी की, अब वो सेनेट से भी मंजूर हो चुका है। तो अब तहरीक इंसाफ को अगर इसकी बुनियाद पे मखसूस नशिस्तें दी ही नहीं जाती तो फिर लाए अमल क्या है आपका? सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, उसका इफेक्ट भी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया लेजिस्लेशन करके। कैंसिल हो नहीं ना सकता। मसलन अगर आप आर्टिकल 8 को देखें, उसके बाद जो आर्टिकल 51 को देखें, आर्टिकल 106 को देखें और फिर आर्टिकल 184 को ही इटसेल्फ देख लें, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एनल करने के लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए। और जाहिर है कि यहाँ पे उन्होंने सादी सीयत से लेजिस्लेटिव फैसला किया है। तो इससे एक तो सिर्फ मुझे लगता ये है, दो इस पे ओपिनियन हो सकती हैं। एक तो ये है, मुझे लगता है कि नून लीग चाहती है कि वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट हटा दे और इस बुनियाद पे हटा दे कि ये कन्फ्रंटेशन लगे, ताकि वो उनको कोई नैरेटिव मिल जाए कि हम सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ जाती की और हम निकले। ये इससे पहले भी आपको याद होगा, ये नई एक स्टोरी नहीं है सुप्रीम नून लीग की। इससे पहले ये जो अता तारड़ साहब के दादा थे, रफीक तारड़ साहब, उन पे ये था कि उन्होंने मैनेज किया कोयटा बेंच का और चीफ जस्टिस उस वक्त के सजाद अली शाह साहब को स्टे ऑर्डर कराया। और जाहिर है पीपल्स पार्टी ने तो बाद में बेनजीर ने कहा कि ये ब्रीफ केस लेके गए नोटों के और इन्होंने वहां जजों की खरीदारी की। तो ये तो एक हिस्ट्री, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो गया नून लीग का। तो ये तो एक हिस्ट्री है नून लीग की सुप्रीम कोर्ट साहब। वैसे उन्होंने प्राइवेट मेंबरान से ये बिल पेश करवाया ताकि उनके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी न सारी आए। तो वो तो हर एक को ही पता है ना। जाहिर है जो लॉ मिनिस्टर की स्पीच है सेनेट से, फिर जिस तरह से रूल सस्पेंड करके गिलानी साहब ने किया, और उसके बाद अब आसिफ जरदारी साहब को आधी रात को जो है वो कह रहे हैं कि जी आप आज ही उसका नोटिफिकेशन करें, गजट नोटिफिकेशन हो जाए। तो ये सारा काम जो हुआ है जल्दी में, वो तो जाहिर है ये तो मतलब बच्चों वाली बात है ना, कि लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। हम इतने चालाक हैं, लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज तो बड़े भोले हैं, उनको तो पता ही नहीं चलेगा हमने क्या किया। इस तरह तो नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी पता है क्या साजिश हो रही है, किधर चल रहे हैं मामला, और पाकिस्तान में बच्चे को पता है। आप सारी एफर्ट जो हुकूमत की है वो एक्चुअली तो देखो ना, इसके पीछे अगर आप देखना चाहें, वो जैसे हम अपने कॉर्पोरेट लॉ में कहते हैं ना, लिफ्टिंग द व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप जब व्हील लिफ्ट करते हैं, पर्दा उठाते हैं कि इसके पीछे क्या है, तो वो वन लाइनर ये है कि पूरी हुकूमत इस वक्त इस कोशिश में है कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से कैसे रोकना। अच्छा। और सारी इस वक्त जो एफर्ट और सारी की सारी जो लेजिस्लेशंस हैं वो एक्चुअली इस वक्त अगले चीफ जस्टिस को आने से रोकने के लिए है और मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए। अच्छा। क्योंकि इनको लग रहा है कि ये चीफ जस्टिस चले गए तो शायद हमारी जो हुकूमत की जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन चीफ जस्टिस साहब ने ज़ाहिर है आउट ऑफ वे जाके हुकूमत को फेवर किया है। अभी भी उन्होंने 2 केसेस रखे हुए हैं। एक जो इलेक्शन कमीशन को वो हक देना चाहते हैं कि वो रिकाउंट कर सके, जो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि वो नहीं दोबारा रिकाउंट कर सकते क्योंकि वोटें जो है उनको बदल दिया गया था। और उसके बाद इन्होंने ये जो अभी ट्राइब्यूनल्स जो हैं लाहौर के, उन पे स्टे दिया हुआ है। तो इन्होंने आउट ऑफ वे जाके जाहिर है फायज ईसा साहब ने फेवर किया है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट बड़ी अनकंफर्टेबल है इस तब्दीली से। लेकिन इसके अलावा जो हम देख रहे हैं ओवरऑल, नैयर बुखारी साहब ने कहा कि हुकूमत को अगर ख़तरा है तो वज़ीर आज़म कह दें असम्बली तोड़ देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आइनी मेल्ट डाउन हो सकता है। तो ये तहरीक इंसाफ एक्नॉलेज करती है कि अगर ये डेडलॉक इस तरह ही बरकरार रहा, इंस्टीट्यूशनल डेडलॉक, तो इसका फ़ायदा तो तीसरी कुव्वतें भी उठा लेती हैं। तारीख यही बताती है हमें। बैठ के बात करना ज़रूरी बन चुका है। अगर आप सिर्फ ये बोलते रहेंगे कि जो गवर्नमेंट है इसका इललेजिटिमेट मैंडेट है, तो क्या वो सोल्यूशन है लॉन्गर टर्म में? लेकिन मुजम्मल तीसरी कुव्वत तो फायदा तब उठाए जब तीसरी कुव्वत इस वक्त इक़्तिदार में ना हो।
पाकिस्तान में जो एक यूनिक इस सिचुएशन है वो तो ये है कि आपने जो भी इमरजेंसी लगानी है या अगर मार्शल लॉ भी लगाना है तो आप अपोजिशन के खिलाफ लगाना है, आपने हुकूमत के खिलाफ तो नहीं लगाना। हुकूमत का तो अपनी हैसियत ही नहीं है, वो तो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुकूमत बैठी हुई है ना, उनकी अपनी तो शहबाज शरीफ साहब अभी अपनी सीट ही जीत सकते हैं, 18 सीटें जीत के वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, तो उनकी लेजिटिमेसी या उनकी जो इखलाकी हैसियत है वो तो सब पूरे पाकिस्तान को क्या, यूरोपीय यूनियन को देख लें, सऊदी अरेबिया को देख लें, यूके और अमेरिका का जो उनको जिस तरह से ट्रीटमेंट है हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को, वही आप देख लें तो आपको पता चल जाता है कि पूरी दुनिया को पता है वो वज़ीर-ए-आज़म कैसे बने हैं। एंड ऑब्वियसली दिस गवर्नमेंट हैज़ नो रिस्पेक्ट, नाइदर दे हैव रिस्पेक्ट इन पाकिस्तान और ना ही उनकी बैरून मुल्क कोई उनकी कोई हैसियत है। लिहाजा ये जो इस वक्त जो पाकिस्तान का जो एक समझिए कि जहाँ पे फंस गया ना काम, वो ये है कि एक यूनिक तजर्बा ये हो रहा है कि हमने अपोजिशन को कैसे जो है वो तोड़ना मरोड़ना और लिमिट में रखना है, वो हो नहीं रही। वो रोजाना इमरान खान का कद तो और बड़ा होता जा रहा है। हुकूमत की नाकामी अपने एक तो अपने तई है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लाशों का बोझ अपने कंधों पे उठा के गली गली बाजार बाजार फिर रही है, अदरवाइज इनका उनको टका फायदा नहीं। अच्छा। तो अब उनको समझ नहीं आ रही है कि हमने इन लाशों का करना क्या है और जो एक जाइंट पॉलिटिकल जाइंट इमरान खान है उसको डील कैसे करना है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम पाकिस्तान। लेकिन पीटीआई का जो इंटरनल क्राइसिस भी है उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे मरवत साहब को बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी किया, फिर पार्टी ने कहा नोटिफिकेशन जाली है, फिरदौस शमीम साहब ने कहा नहीं ये असली है, तो ये इस डिसइंटीग्रेशन का क्या सोल्यूशन निकालेंगे आप? बेशक आप कह रहे हैं कि कद बड़ा हो रहा है खान साहब का, बट दे नीड अ पार्टी टू रूल। अगर पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी तो डिसइंटीग्रेट तो हुई है ना, प्रॉब्लम ये हुई है ना इस वक्त। आपने क्या किया है कि जो कैडर था पार्टी का, जो हम से जो लोग थे, हमें तो ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिए गए, कैडर सारा आपने जेलों में खत्म कर दिया। अपना हमाद अजहर है, मियां असलम है, वो आप उनको वापस पंजाब नहीं आने दे रहे। जो आपकी लीडरशिप थी सारी, जो कराची की जो सिंध की लीडरशिप है उसको आपने खत्म कर दिया, पंजाब की लीडरशिप को खत्म कर दिया, कैडर तो आपने खत्म कर दिया। अब जो पीछे तो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो ये इख्तिलाफात पार्टी में कोई हैसियत नहीं रखते। ये तो इमरान खान के साथ पार्टी और लोग जुड़े हुए हैं। तो जहां पे एक इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान ने क्या किया है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको एक्चुअली उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर दिया। तो सारा बंदा इस वक्त जो है वो इमरान खान को जानता है, पीटीआई को नहीं जानता। आज इमरान खान आईपीपी के सरबराह होंगे, आईपीपी जो है वो सारा वोट ले जाएगी, तो इससे शख्सी वोट हो गया। अभी पार्टी का वोट ये वैसे पॉजिटिव है, सारा एस्टैब्लिशमेंट ने उड़ा दिया। ये तो नुकसान है बड़ा। पार्टियों को फ्लोरिश होना चाहिए, पार्टियों को तगड़ा होना चाहिए, बट इसके लिए आप किसका शुक्रिया अदा करें? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद आप भी तनकीद करते रहे हैं मरवत साहब पे। अगर उनको भी पार्टी से निकाल दिया तो फिर वो एक्यूजेशन तो साबित नहीं होता कि ये सब मैनेज्ड लोग हैं। अभी उनकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग पार्टी सर्कल्स में सर्कुलेट कर रही थी जिसमें वो खान साहब के खिलाफ, बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो डिसिप्लिनरी इशूज़ तो उन लोगों के साथ भी हो रहे हैं जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि ये पैराशूटर्स हैं और ये बिलोंग ही नहीं करते पार्टी से। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं की है। मेरे ख्याल में तो जो भी आजकल पीटीआई का नाम भी ले रहा है, इमरान खान की बात भी कर रहा है, तो वो बड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि इस वक्त जिस किस्म की एक फस्तायत और बर्बरियत खसूसन पंजाब में और कराची सिंध में जो हो रही है, इस्लामाबाद में जो हो रही है, तो वो तो जाहिर है कि ये कहना तो दुरुस्त नहीं है कि वो लोग जो हैं वो पार्टी में लॉयल नहीं होंगे या कुछ नहीं होंगे। लेकिन देखिए सच्ची बात यह है कि आई डोंट काइंड ऑफ फील इम्पोर्टेंस फॉर दिस जो टॉपिक आप कर रहे हैं ना, मतलब ठीक है। इसके अलावा एक ख़तरा जो पहले भी रहा 9 मई में, जो लोग इन्वॉल्व थे या फिर जिन लोगों ने जिन पर एक्यूजेशन लगी कि इन्होंने राइटिंग की है, वायलेंस किया है, मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात होती रही। आपको लगता है कि मामला इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं? क्योंकि अदालतों में जो केसेस थे किसी हद तक आपको रिलीफ मिला, लेकिन तमाम जो ख़तरात थे या फिर तमाम जो रिजर्वेशंस थी तहरीक इंसाफ को कि किस हद तक ये ट्रायल्स जा सकते हैं, वो अब भी बरकरार हैं या रिवर्सल का फेज शुरू हो चुका है अकॉर्डिंग टू यू? अब इसके बाद क्या करना है? गोलियां मारनी है लोगों को? नहीं, हमने तो नहीं मारनी ना। ये तो कंसर्न्स की बात कर रहे हैं। साइड कर दें, बस यही रह गया। अब और क्या करना है?
मतलब लोग 15-15 महीने, 16-16, 17-17 महीने से जेलों में हैं। खुद इमरान खान 1 साल से जो है वो जेल में है, केस कोई नहीं। एक मजाहिया किस्म की प्रोसिक्यूशन जो है वो आ जाती है, फिर कह देते हैं जजों को 3-3 दफा जजों को बदलना पड़ रहा है। इसके बाद तशद्दुद, बर्बरियत, फस्तायत, औरतों के साथ, फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ। आप तो फिर शूट करना ही रह गया, बस ये भी फिर कर लें, अब यही रह गया और तो कुछ। अच्छा, पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या स्टांस है? उसकी वजह यह है कि अगर लेट्स से ये स्पेशल सीट्स आपको मिल भी जाती हैं तो जो गवर्नमेंट को भी खतरा है वो यही है कि उनके खिलाफ कोई करारदाद पेश ना हो जाए। करारदाद पेश करने के लिए आपको भी नंबर एक्सपेंड करना है अपना। इज दैट एन ऑप्शन कि आप बात कर सकते हैं उनसे? देखिए, प्राइमरीली मैं तो पीटीआई को ये बार बार मशवरा देता हूं कि फिलहाल आपको हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत की बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल तो अपोजिशन पार्टीज को कंसोलिडेट करें। पीर पगाड़ा का मैं रात को सुन रहा था, सुबह जो उन्होंने बयान दिया है, अभी तक कोई राब्ता पीर साहब से किसी ने नहीं किया। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो अलाइंस है वो फॉर्मलाइज नहीं हो रहा। तो ये जमात इस्लामी के साथ उस तरह से फॉर्मलाइज नहीं हो रहा। तो ये जो नाकामी है तरीके इंसाफ की, अगर आप कहें कि लीडरशिप की, वो ये है कि ये लोग अपना पोजीशन अलायंस नहीं बना सके। हुकूमत के साथ बातचीत या एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत वो होनी है, वो भी नहीं होगी, महीने बाद होनी है। लेकिन आपकी पोजीशन तो तगड़ी हो कि जब आप बात करें तो आपको लाइट ना लिया जाए। तो उसके लिए अपोजिशन अलायंस की पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप रोज उनसे कहें कि आप बात। और गंडापुर साहब का इसमें रोल क्या है अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लीड कर रहे हैं, इस्लामाबाद आने की बात भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो जो करना चाहिए इस सिचुएशन में जब पार्टी के एक्स चेयरमैन जेल में है वो कर रहे हैं? नहीं, कोशिश तो वो कर ही रहे हैं। जाहिर है कि अली अमीन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अभी सवाबी के जलसे में अली अमीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो इमरान खान के लॉयलिस्ट और बड़ा उनका जो है वो इमरान खान उन पे एतबार करते हैं और जाहिर है कि वो उनके साथ एक अनकंडीशनल उनकी मोहब्बत है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि अभी जो करना क्या चाहिए। तो मैंने जिस हिसाब से पहले कहा कि पीटीआई अकेली हुकूमत को या निज़ाम को चैलेंज अगर करना था तो 9 फरवरी को करना था। 9 फरवरी जब आपका मैंडेट चोरी हो रहा था आपकी आंखों के सामने, वो दिन था जब तरीके इंसाफ अकेली अगर निकलती तो बाकी पार्टियां उसके साथ मिलती हैं और आप एक बड़ी तहरीक जो है वो शुरू कर सकते हैं। वो आपने किया नहीं है। तो अब आप अकेले ये करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में आपको अलायंस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम, पीर पगाड़ा और असद कैसर और पीटीआई की लीडरशिप बैठ के प्रेस क्लब में ये करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहेगी कि हम फलाने दिन आ रहे हैं, डी चौक में जलसा करेंगे, अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले, उस दिन टांगे कांपेंगी हुकूमत। अच्छा, और आप उस कंटेनर पे दिखाई देंगे अगर ये ऐलान होता है? हम तो हर उस कंटेनर पे होना कोई जरूरी थोड़ी है, क्राउड में तो डेफिनेटली होंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि प्रेशराइज करना है इस हुकूमत को कि वो अपने आइनी मैंडेट के मुताबिक काम करे, तो फिर इसके लिए प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा जो तहरीक इंसाफ प्लान भी कर रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 30 जुलाई को एक 17 साला नौजवान 3 बच्चियों का कत्ल करता है बरतानिया के इलाके साउथपोर्ट में, और उसके बाद सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ की बुनियाद पे एक कैंपेन चलती है कि किसी तारिकीन वतन के ग्रुप की तरफ से ये किया गया था, जिसके बाद वहाँ पर एक वायलेंट प्रोटेस्ट का आगाज़ हो जाता है। और अब बरतानिया की अगर बात की जाए तो 24 शहरों में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। तकरीबन 150 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, 400 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और हम ये देख रहे हैं कि एक वायलेंस की वेव दिखाई दे रही है बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में। और इसके बाद जो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी है, चाहे मसाजिद को टारगेट करना हो या फिर वहाँ की माइनॉरिटीज़ हों या इमिग्रेंट्स हों, उनके खिलाफ हेट कैंपेन अरूज पर देखी जा रही है। तो इसका सलूशन क्या है, वजूहात क्या थी, और बरतानवी हुकूमत इसको रोकने के लिए क्या कर रही है, इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सकलैन इमाम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, लंदन में मौजूद हैं। इसके अलावा मुनीब कादिर साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सकलैन साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। हो क्या रहा है यूके में? पाकिस्तानी कम्युनिटी 15 लाख लोग पाकिस्तान के वहाँ पर मौजूद हैं। दे आर ऑल्सो वेरी वरिड। बताया यही गया है अब तक कि बच्चों का कत्ल होता है, उसके बाद में एक इमिग्रेंट पे इल्ज़ाम लगता है और फार राइट के राइट्स शुरू हो जाते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि मॉब सड़कों पर फिर रहे हैं, ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन द सिचुएशन?
सिचुएशन काफी यहाँ पे सब परेशान कुन है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं जितनी मीडिया में पोर्ट्रे की गई है। हालात जरूर खराब हैं और मेरे ख्याल को तकरीबन 40 के करीब शहरों में, छोटे बड़े टाउन्स वगैरह में इस तरह के कुछ राइट्स हुए हैं जो कि बरतानिया की मौजूदा तारीख में या इस सदी में, 21वीं सदी में बहुत बड़ी सतह की इस किस्म के राइट्स हंगामे हैं, मुजाहरे हैं। लेकिन ये कि हुकूमत मौसर इक़दाम ले रही है और कुछ 100 के करीब के लोगों पर चार्जेस भी लगा दिए गए, उन पर मुकदमात शुरू हो गए हैं और मेरे ख्याल उनको जल्द से सजा भी दी जाएगी। लेकिन 3 बच्चियां जो कत्ल हुई थी साउथ पोर्ट में, जो कि मर्सीसाइड के शुमाल मगरबी एक बंदरगाह बनती है इंग्लैंड की, इस वाक़े के फौरन बाद कुछ जो इंतहाई दाएं पसंद की जो तंजीमें हैं उन्होंने ये अफवाहें फैला दी और इन अफवाहों को सोशल मीडिया पे, ट्विटर ने यानी एक्स जो है प्लेटफॉर्म, उसने और तक़वियत दी। तो इस वजह से ये अफवाहें फैलती चली गई कि कोई मुसलमान इमिग्रेंट है जिसने ये कत्ल किए हैं। और पहला मुजाहरा ही साउथ पोर्ट के करीब एक उसी शहर में एक मस्जिद थी जिसके सामने हुआ और मस्जिद पे हमले भी किए गए। फिर ये फौरन ही ये अफवाहें फैलती चली गई। फिर आपके सामने की एक बात है कि एलॉन मस्क ने इस पर एक अपनी ट्वीट भी की कि इंग्लैंड में एक सिविल वॉर होने वाली है। इस किस्म की जो उसने फेयर मॉन्गरिंग जो की, उससे एक ये बात बढ़ी और जो भी तंजीमें जो इंतहाई दाएं पसंद की हैं, वाइट सुप्रीमेसिस्ट जी, उनको मौका मिल गया कि उन्होंने इसका फायदा उठाया और इसके पीछे एक तारीख मौजूद है, इसकी वजह से ये फैले हैं। सही। मुनीब, आप क्या समझते हैं इस पे? क्योंकि पहले मुझे याद है ऋषि सुनक ने भी कहा था कि स्टॉप द बोट्स वाली चीज़ को रिप्लाई करते हुए कि इमिग्रेंट्स को रोकेंगे। केस स्टॉर्मर अब आते हैं, लेबर इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट को लेने के बाद कैसे डील करेगी इससे, और सोशल मीडिया का रोल क्या है इस सब में? देखिए 14 साल तो ये टोरी का रूल रहा है ना, टोरी पार्टी का, जिसको कंजर्वेटिव पार्टी हम लोग कहते हैं। तो उस 14 साल में एक तो उन्होंने ब्रेक्जिट करवाया। ब्रेक्जिट का बहुत गहरा लिंक है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, वो जो फार राइट की एम्पावरमेंट दिख रही है ना हमें यूके में, वो इसलिए क्योंकि वो भी इसी सेंटिमेंट के ऊपर बेस्ड था और झूठ के ऊपर बेस्ड था। जो कैम्ब्रिज एनालिटिका रिपोर्ट्स भी आई थी उस वक्त कि जी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, देयर इज अ स्वॉर्म ऑफ रेफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स। डेविड कैमरन जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये कहा था। तो ये फेयर मॉन्गरिंग वहां से शुरू हो रही है। एंड पे हम लोगों को दिखा कि चाहे जितना इकोनॉमिक डिजास्टर क्यों ना फेस करना पड़ा हो बरतानिया को, उन्होंने फिर भी ब्रेक्जिट के लिए वोट किया। अब कुछ जो आखिरी चंद हमने महीने और साल देखे हैं ये टोरी रूल के, उसमें जो होम सेक्रेटरी थी सुएला ब्रेवरमैन और ऋषि सुनाक मिलकर कहे थे हम यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स खत्म कर देंगे यूके के अंदर, और हम लोग ये स्मॉल बोट्स के खिलाफ एक नया लॉ लेकर आ रहे हैं, रिवेंडा पॉलिसी, जिसको कहा जाएगा कि डिपोर्ट कर देंगे। एग्जैक्टली, सीधा विदाउट एनी कंसर्न कि वो कितना कोई सेफ है कितना नहीं है। अब हमें उसी की ये दिख रही है कि आज ली एंडरसन जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने आज बैठ के स्काई न्यूज के ऊपर कहा है कि अल्लाह अकबर के कोई नारे अगर लगाता हुआ नजर आ जाए, अगर किसी ने अल्लाह अकबर कह भी दिया सड़क के ऊपर खड़े होकर, सीधा उनको जेल में डाल देना है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये सुनने में आ रहा है कि बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड में इस वक्त दंगे चल रहे हैं, उधर फसाद चल रहा है, उधर मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। तो काफी लोग कह रहे हैं कि जी क्रिश्चियंस में हम लोग भी हालेलुया कहते हैं, तो अगर कोई अल्लाह अकबर कह रहा है ऑटोमेटिकली ये कैसे इस चीज की एक साइन है कि दिस इज टेररिस्ट अटैक। इज दिस एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट, इज दिस इस्लामोफोबिया और रेसिज्म और ऑल ऑफ दीज थिंग्स? इस सबका बड़ा टॉक्सिक मिक्सचर है, क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स आई और आज द गार्डियन के अंदर भी पब्लिश हुआ है कि काफी सारी एंटी सेमेटिक पार्टीज ने भी इसको कोऑप्ट कर लिया है। जो एक एंटी मुस्लिम और रेफ्यूजी मूवमेंट चल रही है, स्वास्तिका के फ्लैग्स भी इन राइट्स के अंदर दिखाई दिए हैं, एंड दैट इज वेरी नियो-नाज़ीज़ यानी। बिल्कुल। तो ये टॉमी रॉबिन्सन नाम का एक आदमी है जो कि वहां इंग्लिश डिफेंस लीग की एक ऑर्गेनाइजेशन लीड करता था, समझ लें कि वहां का टीएलपी। तो उन्होंने ये एक प्रोपेगेंडा चलाया, जिस तरह अभी मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा है कि वो जो 3 बच्चियां मारी गई हैं उधर साउथ पोर्ट में, इसके पीछे कोई मुस्लिम इमिग्रेंट रेफ्यूजी था। और पता क्या चलता है, एक्सिल नाम का एक आदमी है 17 साल और वहीं का 17 साल और वो क्रिश्चियन फेथ का है, और हाँ उसके पेरेंट्स सालों पहले रवेंडा से आए थे। सो इस तरह से नाइजल फराज, ये जो फार राइट के अब, और नाइजल फराज अब पार्लियामेंट के अंदर उसको सीट मिल गई है, तो इस तरह के लोग अब मेन स्ट्रीम हो गए, इस तरह की सोच मेन स्ट्रीम हो गई है। बिल्कुल। सकलैन साहब, आप क्या समझते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज की कैंपेन जो मुनीब भी बात कर रहे हैं, ये तो काफी डिस्ट्रक्टिव रही है, वहां की अथॉरिटीज के लिए भी एक सरदर्द है कि इसका करना क्या है, जो ग्लोबली
एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, चाहे वो साउथ एशिया में हो और जगहों पे हो। इस तरह की फेक न्यूज़ फैलने के बाद जो पॉलिटिकल टॉर्चर हम वहाँ पर देख रहे हैं, इससे एंडेंजर हो रही हैं कम्युनिटीज़। तो गवर्नमेंट इसको कर्टेल करने के लिए क्या सोच रही है वहाँ पर? मुज़म्मिल, ये दो मसाइल हैं इसमें। एक है सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे लोग बहुत ही आज़ादाना तरीके से अपनी पोस्ट या मैसेजेस देते हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर ये एक सिस्टम बना हुआ है कि वो उनके एल्गोरिदम रखे हैं जहाँ पे वो फेक न्यूज़ को रोकते हैं। एक तो ये जनरल मसला है, तमाम सोशल मीडिया पे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टिकटॉक हो, कोई भी हो, वहां पे कुछ ना कुछ सिस्टम मौजूद है। और बाद ऐसे भी हैं प्लेटफॉर्म जिन पे कोई रुकावट नहीं है, आप जिस किस्म का भी चाहे एक इंतहाई झूठ और एक्सट्रीमिस्ट या नफरत आमेज पोस्ट कर सकते हैं। वो तो ऐसे हैं जिन पे कोई रुकावट ही नहीं है, लेकिन वो आम इस्तेमाल में कम है, उनके लिमिटेड ग्रुप्स हैं, लेकिन वो भी मौसर हैं। दूसरा बड़ा जो मसला असल जो अब सामने आ रहा है वो ये है कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क जो है वो खुद इस इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात को फरोग दे रहे हैं। ये उन पर बड़े खुल के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मसलन ओवन जॉन्स एक हैं यहाँ पे, बड़े साफी हैं, बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखते हैं। उन्होंने तो बराह रास्त इल्जाम लगाए है कि एलन मस्क ने इन न सिर्फ यूके में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी उन्होंने इस किस्म के मैसेजेस या ट्वीट्स की हैं जिनसे दाएं बाजू के नजरियात को फरोग देने की कोशिश की। नहीं, वो तो कहते हैं मैंने एक्स खरीदा इसलिए था कि लेफ्ट विंग जो है वो ओवर पावर कर रहा था, आई हैड टू बैलेंस इट ना। उनकी अपनी जो बेटी थी वो उनसे जी उनकी बेटी ने भी उनके खिलाफ काफी तनकीद की है। तो अब ये दो बड़े मसले हैं। इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि इस बल्कि आज जो इनकी वेट कूपर जो वजीर दाखिला हैं बरतानिया के, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि हम इस पर भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि इनको किस तरह काबू किया जाए या इनको एक रेगुलेशन पे लाया जाए ताकि फेक न्यूज को कमी की जाए। तो अब फेक न्यूज के बढ़ने की वजह से आप देखिए कि एक खबर चलती है किसी एक चैनल, यानी जो एक बहुत पॉपुलर चैनल नहीं है लेकिन उसके भी 40,000 फॉलोअर्स है, चैनल 3 से, कि ये एक अली अल शकाजी किस्म नामी कोई एक इमिग्रेंट है और असालम सीकर है जिसने ये कत्ल किए हैं साउथ पोर्ट में, जबकि बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं था। लेकिन ये खबर फौरन मिलियंस में चली जाती है और फिर खुद एलन मस्क का जो अकाउंट है वो 193 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसका एक भी अगर ट्वीट है तो वो आप अंदाजा लगा लें कितने ज्यादा लोग। सकलैन साहब, लेकिन सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन जो रिस्पांस गवर्नमेंट का है उस पर कई लोग तनकीद भी कर रहे हैं। जेम्स क्लेवरली जो कि कंजर्वेटिव के शेडो होम सेक्रेटरी हैं, वो क्या कह रहे हैं, कोट एंड कोट स्लो ऑफ द मार्क, यानी कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करने में बहुत ही लेट हो गई। तो तनकीद हो रही है कि जिस तरह से इसको रोकना चाहिए था उस तरह किया नहीं हुकूमत ने और लेट हो गई, राइट्स जो हैं वो फैल गए मुख्तलिफ शहरों में। मुज़म्मिल, ये हमेशा हर हुकूमत पे इल्ज़ाम लगेगा, चाहे उन्होंने इक़दाम सही किए या गलत किए। कुछ लोग तारीफ भी करेंगे, कुछ लोग तनकीद भी करेंगे। तो ज़ाहिर है केयर स्टारमर को परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे और ना कहा जा सकता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इक़दामात लिए हैं उन्होंने। अब बल्कि आपको एक दूसरी चीज मैं बता दूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, वो ये चल रहा है कि ये केयर स्टारमर के खिलाफ चल रहा है कि टू टियर केयर, विच मीन्स ये जिसके मतलब ये है कि ये दोहरा मेयार है केयर का, कि वो जो वाइट लोग हैं उनके हंगामों पर तो उन्होंने पुलिस छोड़ दी हुई है, पुलिस उनको पकड़ रही है, 400 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन फर्ज कीजिए जिस तरह आपके साथी अभी जो फरमा रहे थे बर्मिंघम का वाकया है असल में, जहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं, तो और जो कि बहुत बड़ा कोई जुलूस नहीं था, बहुत थोड़े से लोग थे, और अल्लाह अकबर के नारे को एक दहशतगर्दी समझना या इस्लामी इंतहा पसंदी समझना, जो ये भी एक नैरेटिव है जो कंस्ट्रक्ट किया गया है मीडिया के जरिए कि अगर कोई अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है तो यकीनी तौर पे दहशतगर्द होगा। अल्लाह अकबर एक बड़ा मामूली सा एक नारा है। जब यहाँ पे असल में जो एबीएस कर रहा है तारीख है, वो तारीख की तरफ इशारा भी किया है। एक तो ये कि यहाँ पे 14 साल से टोरी पार्टी रही, फिर ये कि मीडिया में जो इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें इस्लामोफोबिया को नॉर्मलाइज किया गया है आहिस्ता आहिस्ता। मिसाल तौर पे इस वक्त भी इन हंगामों को एंटी इमिग्रेंट शुरू में रिपोर्ट किया गया, जबकि ये एंटी इमिग्रेंट्स बने इसलिए हैं कि क्योंकि 14 साल की तारीख में टोरीज ने इमिग्रेशन को सबसे बड़ा मसला बनाया कि ये सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। हालांकि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था इसलिए कि आपकी पॉलिसीज गलत थी। न्यू लिबरल पॉलिसीज है जिन पर
पूरे यूरोप का, पूरे वेस्ट का एक इत्तेफाक है कि ये न्यू लिबरल पॉलिसी के जरिए ही मतलब नॉन इश्यूज पे उन्होंने पॉलिटिक्स की है, सेंटिमेंट्स को, लेकिन न्यू लिबरल पर कोई बहस नहीं कर रहे। सही, न्यू लिबरल की वजह से हुकूमत की स्पेंडिंग्स कम हो रही हैं, लोगों की वेलफेयर फंड्स कम हो रहे हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में पैसे कम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये आप एक चीज जरा गौर से देखिए कि जिन इलाकों में ज्यादा हंगामे हुए, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यूके के एवरेज से 1-1.5% ज्यादा है। फिर एक ये भी ज़हन में रखिए कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो अगर आपने एक हफ्ते में 1 घंटे भी काम किया और 1 घंटे के काम के आपको पैसे मिले हैं तो यू विल बी काउंटेड एज एम्प्लॉई। सही, क्या आप एम्प्लॉयड हैं? हालांकि आप एम्प्लॉय नहीं है अगर आप 1-2 घंटे या 2 दिन भी काम कर रहे हैं। मतलब जो पॉलिसी इश्यूज जो मुआशी थे उनको ठीक करने की बजाय नॉन इश्यूज पे लगा दिया। मुनीब, आप नॉन इश्यूज पे एक मिनट डिस्टर्ब करूंगा कि आप एक चीज देखिए, इस वक्त ये इंग्लैंड में, खासतौर पे नॉर्थ इंग्लैंड, जहां पे कभी किसी जमाने में इंडस्ट्रीज होती थी और वो मार्गरेट थैचर के जमाने से आहिस्ते से उस सारे इलाके को डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया, वहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला था जिससे नॉर्थ एलर्टन, ये कि यॉर्कशायर का एक कस्बा है, वहां पे मेजर एम्प्लॉयमेंट जो थी लोगों के पास, वो फौज में भर्ती होना था और कोई इंडस्ट्री ही नहीं थी वहां पे। ये हालत देख लीजिए। ये आप दूसरी एक उसकी दूसरी भी यानी मुवाजना देख सकते हैं कि स्कॉटलैंड में भी हालात ऐसे थोड़े से टेंशन है, वहां पे कशीदगी है, लेकिन आपको स्कॉटलैंड में इतने ज्यादा हंगामे नहीं मिलेंगे। मतलब वहां सिचुएशन जो है वो कंट्रोल कर ली। सही, ठीक है, ठीक है। मुनीब, आप इस पे बात पहले भी करते रहे हैं। पार्टी रही इख्तियार में, उन्होंने वहां पे रखे, ठीक है, सकलन सा पॉइंट आ गया पॉलिसी कि आवाम को फायदा हुआ। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मुनीब, ये आप पॉपुलिज्म पे बात करते रहे हैं, आपने किताब भी लिखी इस इशू के ऊपर। ये इज दिस अ ग्लोबल फिनोमेना कि अगर हम फ्रांस में देख रहे हैं, ले पेन ऑलमोस्ट वन द इलेक्शंस, लेफ्ट जो है वो 11th आवर पे आके उसको बैलेंस करता है। फिर बोल्सोनारो को हमने देखा ब्राजील में, मोदी को देखा हिंदुस्तान में। तो ये एक ग्लोबल रेटरिक है जो कि इतनी अपील करती है कि लोग उसको बाय भी करना शुरू हो जाए, वो टॉर्चर में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। अभी सकलैन साहब ने भी जो बात की ना, ऑस्टेरिटी और न्यू लिबरलिस्ट पॉलिसीज, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब लोग अनएम्प्लॉयड हैं या जब लोग इकोनॉमिकली अब वेल ऑफ नहीं रहे, और हमारी जनरेशन ने तो अभी कोविड भी देखा है, ग्लोबल पेंडेमिक भी देखा है। अगर मैं बरतानिया की खास बात करूं तो मैंने भी कहा ब्रेक्जिट का बड़ा डिजास्टर्स इंपैक्ट हुआ उनकी इकोनॉमी पे। सो ओवरऑल एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस भी है। ऐसे में क्या होता है, एक पॉपुलिस्ट बीच में आता है, वो कहता है मैं आपको बचाऊंगा, और वो एक तबके को ढूंढता है, वहां फिंगर्स पॉइंट करता है, ये है मुसीबत की जड़। तो उसी तरह से अब ये नाइजल फराज जैसे लोग जिनकी रिफॉर्म यूके पार्टी है, ऐसा क्यों हो रहा है कि कंजर्वेटिव की जो फार राइट मेंबर्स हैं, सुएला ब्राउनमैन या ली एंडरसन जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी फेल कर गई है, हमारे एजेंडे को रिफॉर्म पार्टी सर्व करेगी, हम वहां डिफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि यूके में एक कल्चर वॉर्स, और सिर्फ यूके में नहीं, वहां आप अमेरिका में भी अगर देखें, जेडी वैंस जो कि नॉमिनी है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो उनका भी इसी तरह का एक रेटरिक आ रहा है। कल्चर वॉर्स में आप किसको अटैक करते हो? इमिग्रेंट्स को। हमें ये रॉटरडम के अंदर नजर आया कल कि एक होटल था जिधर असाइलम सीकर्स को रखा गया था, वहां अटैक हो गया। मॉस्क्स को अब खास कियर स्टामर स्पेशल प्रोटेक्शन दिलवा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पुलिस फोर्सेस उनको डिप्लॉय किया गया है। और जिस तरह मैंने अभी कहा, रॉबर्ट जेनरिक जो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, उन्होंने आज ही बैठ के टीवी पर कहा मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि अल्लाह अकबर, कोई कहता भी नजर आया उसको सीधा वहीं अरेस्ट कर लो। और फिर बरतानिया के अंदर तो आप देखें, टॉक टीवी, जीबी न्यूज, इस तरह के ऐसे दाएं बाजू वाले नए चैनल पता नहीं किधर से आ गए कि अब वो नैरेटिव शेप अप कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं हमने ये तो नहीं कहा कि जी दंगे फसाद करो या मार धार करो। आप अगर झूठ बोल रहे हो, आप अगर ये कह रहे हो कि जी ये तो मुसलमान ने वो 3 बच्चियों को मारा, तो आपको पता नहीं है कि कोरिलेशन है, आपकी बातों का असर होगा। ये चीज हम पाकिस्तान में भी देखते हैं। आपने देखे मोदी का एग्जांपल दिया, तो पाकिस्तान में भी तो हमें एक सेवियर कॉम्प्लेक्स देखने को मिला था इमरान खान साहब की फॉर्म में। लेकिन खान साहब जेल में चले गए। आप पाकिस्तान में देखें, फिर भी एक मजहबी इंतहा पसंदी और एक शिद्दत पसंदी हम लोगों को नजर आ रहा है। लोग स्ट्रीट्स पे एजिटेट करते हैं। सो ये बड़ा स्ट्रक्चरल रीजन है कि क्यों एक पॉपुलिज्म के टूवर्ड्स शिफ्ट हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस बात की इलामत है कि हम जिस दुनिया
में रह रहे हैं और जिस तरफ अब बढ़ रहे हैं, और रशिया यूक्रेन में भी वॉर चल रही है, मिडिल ईस्ट में इसराइल गाजा वाला क्राइसिस भी चल रहा है। सो वो कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है मेरे ख्याल से कि अब वो सिचुएशन आ गई है कि हम लोगों को घबरा जाना चाहिए कि दिस इज वेयर वी आर हेडेड टुवर्ड्स, यहां से चीजें बेहतर होते हुए नहीं सिर्फ बदतर होते ही दिख रही हैं। और इसके लिए फेक न्यूज का भी कुछ करना पड़ेगा। इलॉन मस्क आप देखें, ये लोग डी प्लेटफॉर्म हो चुके थे, नाइजल फराज वगैरह, टॉमी रॉबिन्सन, डोनाल्ड ट्रंप, उसने उनको डोनाल्ड ट्रंप उसने उनके अकाउंट से स्टोर कर दिए और कहा ये फ्री स्पीच है। तो इन लोगों को इलॉन मस्क जैसे लोग और सपोर्ट कर रहे हैं और रिट्वीट्स इनको दो। फिर आज ही के दिन, आज बुध का दिन, आज 30 प्रोटेस्ट होने लगी हैं यूके के अंदर फार राइट की। सही। और पुलिस इस वक्त अलर्ट पे है। मैं काफी जाता रहता हूँ उधर लंदन, मैंने वहां से मैं गुजरता हूँ तो गाने भी चल रहे होते हैं, एक तरफ कुरानिक टेप्स भी चल रही होती हैं। तो दिस इज द सेक्युलर ब्रिटेन दैट आई हैव सीन। कॉस्मोपॉलिटनिज्म। एग्जैक्टली। अब लग ये रहा है कि ये विरासत में कियर स्टारमर की लेबर गवर्नमेंट को ये मिला है। ठीक है। सो आई डोंट रियली ब्लेम कियर स्टारमर, मैं ज्यादा ब्लेम कर रहा हूँ कि ये जो इस तरह के लोग हैं ना, आपने भी जेम्स क्लेवर्ली का नाम लिया, इन्होंने जो कल्चर वॉर्स स्टोक की थी, जो ये चिंगारी लगा गए थे, अब ये उसी फ्रूट्स बेयर कर रहे हैं। सो दे नो व्हाट दे हैव डन। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सकलान इमाम साहब और आदिल साहब मौजूद थे। अदराइजेशन जो होती है किसी भी कम्युनिटी की, तारीख ये बताती है कि उसके बाद पॉलिटिकल टॉर्चर शुरू हो जाता है। तो ये यकीनन यूके में रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, किसी और मुल्क से जो लोग गए हुए हैं, ख़ासी परेशान कुन सूरत हाल है। इसको रोकने के लिए, कर्टेल करने के लिए सबसे पहले तो फेक न्यूज़ का कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो हेट कैंपेन्स होती हैं, कोई भी रियासत दुनिया की अगर उनको रोके ना तो अपने शहरियों के लिए वो खासा ख़तरा जान भी बन जाती हैं। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कर्टेल इट। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।